हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। मैं 14 तारीख को जिन्होंने भी पेपर 1 में उर्दू का एग्ज़ाम दिया था, उनके जो सवालात आए थे उनका आंसर की अपलोड कर चुका हूँ। मैं आज लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए पेपर 2 का। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उन्होंने पेपर 2 में अपना भाषा उर्दू में 1 ऑप्शन रखा हो या 2 रखा हो, सबका मैं आज आंसर की आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ दोस्तों वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए हम देखते हैं 15/12/2024 को जिन्होंने भी 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम दिया और वो उर्दू में अपना भाषा 1 में रखा हो या भाषा 2 में रखा हो, दोनों का आंसर की आपके खिदमत में हाजिर है। तो पहले सवाल पर आज देखेंगे मेरे दोस्तों। पहला सवाल आज का क्या है। शायर के नज़दीक ज़मीन और जहां को किसने बनाया। तो सवाल पहले हम पढ़ लेंगे नज़्म को, उसके बाद जिसने ज़मी बनाई जिसने जहां बनाया। ये देखिए, ये जो है आपका मॉडल पेपर कौन सा, ये ओ वाला है। आपका अलग होगा तो इसी हिसाब से मिला लीजिएगा। ये ओ मॉडल मेरे पास था तो इसलिए मैं इसी का जो है लेकर के आया हूँ। तो देखिएगा, तो शायर ने जिसने जहां बनाई, जिसने ज़मी बनाई जिसने जहां बनाया, जिसने बनाए तारे और आसमां बनाया, पौधे उगाए जिसने मेवे उगाए जिसने, गुलशन के फूल काटे सारे बनाए तूने, इल्मो अमल का रास्ता यारब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत उस राह पे लगा दे, हाजिर हैं तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, हैं हम रहबो करम के उम्मीदवार हम भी, यारब तेरी रज़ा के तालिब रहें हमेशा, नेकी करें बदी पर गालिब रहें हमेशा। तो देखिए, इसी पैराग्राफ जो अभी आप शेर पढ़े हैं उसी से हमको जवाब नीचे देना है। शायर के नज़दीक ज़मीं और जहां को किसने बनाया। तो कुदरत ने, इंसान ने, कायनात ने, खुदा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुदा ने। चलिए उसके बाद देखेंगे 92, देखेंगे सवाल नंबर 92। 92 में क्या है, खुदा ने मेवे और पौधे के साथ क्या क्या बनाया। गुलशन के फूल, कांटे, उम्मीद, मैदान और नदियाँ, दरिया और पहाड़, दरख्त और घास। देखिए क्या क्या लिखा है कि जिसने ज़मीं बनाई जिसने जहाँ बना, पौधे उगाए जिसने, मेवे उगाए जिसने। यही है किसके साथ, कुदरत ने क्या बोला कि ज़मीन और आसमां के साथ क्या बनाया, खुदा ने मेवे और पौधे के साथ क्या था, गुलशन के फूल कांटे। क्या है, गुलशन के फूल काटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कहाँ है आपके नज़्म में, गुलशन के फूल काटे सारे बनाए तूने। देख लिए ना, मिल गया। चलिए 93 देखेंगे, शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है। बदी पर, हौसले पर, उम्मीद पर, ख्वाहिश पर। देखिए ये भी आपके इसमें है, आपके नज़्म में ये भी सवाल है कि शायर क्या कह रहा है, गालिब रहे। तो ये नेकी करें बदी पर गालिब रहें हमेशा, यानी नेकी कर तो रहे हैं लेकिन बदी पर गालिब नहीं आ रहे पर, तो इसलिए बदी हमसे ऊपर न हो, बदी हमको मगलूब न करे, हम बदी पर हमेशा गालिब रहें। तो बदी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 93 का। देखेंगे कि बदी पर, 93 का क्या है, बदी पर। ठीक है, शायर खुदा से किस बात पर गालिब रहने की, तो देखिए बदी पर हो जाएगा। 94 देखेंगे, शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कह रहा है। रुश्दो हिदायत का रास्ता, नेकी का रास्ता, सीधा रास्ता, इल्मो अमल का रास्ता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इल्मो अमल का रास्ता। देख लेते हैं नज़्म में वो कहा, इल्मो अमल का रास्ता यारब हमें दिखा दे। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 95, यारब तेरी रज़ा के रहें हमेशा, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। यारब तेरी रज़ा के रहें हमेशा, रागिब, साकिब, तालिब। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यारब तेरी रज़ा के तालिब रहें हमेशा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। यह ओ मॉडल है, पेपर है, तो आप अपना भी इसी हिसाब से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो सेम ही है। ठीक है। चलिए 96 देखिए, राह की जमा है। राह की जमा राहान, राहानियात, राहानातों, राहों। राह की जमा क्या हो जाएगा, राहों। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरता था वही बात हो गई, वही वाली राह है। राह का मतलब रास्ता। चलिए
97 ऑप्शन देखेंगे। 97 सवाल नंबर, ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में कौन दुरुस्त है। ये देखिए आपको ये सवाल किसके आगे, पेडागोजी के सवालात आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग भी जो है अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा, कितना आप सही किए हैं कितना गलत किए हैं ताकि पता चल जाए, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में कौन दुरुस्त है। प्रिंट से माला माल माहौल में ज़बान की आमोजिश तेज़ी से होती है। नंबर 2 देखेंगे, साइंस और रियाजी की आमोजिश के लिए ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं होती, कौन दुरुस्त है पूछ रहा है, तो ये तो कट ही जाएगा ये। और ज़बान की आमोजिश गैर शूरी तौर पर होती है, ये सही है। ज़बान की आमोजिश सिर्फ दरसी किताबों के पढ़ने से होती है, ये भी कट जाएगा। सिर्फ दरसी किताबों से ही आमोजिश सीखते हैं, नहीं सीखते, तो ये कट गया, ये कट गया। प्रिंट से माला माल माहौल में ज़बान की आमोजिश तेज़ी से होती है। तो अब ये 2 ऑप्शन में आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है। 2 ऑप्शन में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि इस 2 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा है। तो अब बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब है। ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2, ज़बान की आमोजिश गैर शूरी तौर पर होती है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। देखिए सवाल नंबर हम देखेंगे 98, चलाना को करना और तुतलाना ज़बान के फ़रोग मराहिल की मिसालें हैं। चिल्लाना, चलाना नहीं है, चिल्लाना, को करना और तुतलाना ज़बान के फ़रोग के मराहिल की मिसालें हैं, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा सही जवाब, देखिएगा आप 98 का ऑप्शन नंबर आपको कहाँ, 98 का ऑप्शन नंबर आपको 1 सही जा, माँ कब्ले लिसानियात। आप देखिए चिल्लाना, को करना, तुतलाना ज़बान के फ़रोग के मराहिल, तो ये कब होता है, ज़बान को सीखने से पहले के मराहिल हैं। यानी बच्चा तुतलाता है, चिल्लाता है, को काका कहीं कहीं करता है, ये तुतलाने का, चिल्लाना तो ये माँ कब्ले लिसानियात यानी ज़बान को सीखने से पहले की चीज़ें हैं। चलिए समझ गए। चलिए 99 का देखेंगे, ज़फ़र अपने क्लास में हमजोलियों से हिंदी में बातें कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके उस्ताद आवाज़ देते हैं वो अंग्रेज़ी में जवाब देता है। ये किसकी मिसाल है, बोलियों की, समाजी लिसानियत की, कोड बदलने की, कोड मिलाने की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये कोड बदलने की, क्योंकि इनको सवाल किया गया किसमें, सवाल किया है बच्चे से पूछा गया हिंदी में और जो जवाब देता है अंग्रेजी में, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये कोड बदलने की इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 100 देखेंगे, दर्ज झेल में किसका ताल्लुक वाइगोस्की के समाजी सकाफती से नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, ताउन तो है, मरकज़ी पेशरफ्त का खित्ता ये भी है, ज़बान के हुसूल के आलाकार और समाजी ताउन, ये तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं है तो ज़बान के हुसूल के आलाकार ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 101 देखेंगे, हर निसाब में आमोजिश माहौल की बात होती है। इसका मतलब है आमोजगारों के किरदार में तब्दीली, तमाम असबाक को मुकम्मल करना, उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली, निसाबी कुतुब के मवाद को मलहूज़ रखना। हर निसाब में आमोजिश माँ हसल की बात होती है। आमोजिश माँ हसल यानी जो चीज़ हम सीखें उससे क्या हासिल हुआ है, इसी इसका मतलब है आमोजगार के किरदार में तब्दीली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 101 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे उसके बाद क्या है, सवाल नंबर देखेंगे 103 मेरे दोस्तों। क्या देखेंगे, सवाल नंबर 103, बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना। वजाहत इससे होगा, बड़ी हाथ से होगा, यहाँ देखिए मिस्टेक है कुछ, वजाहत करना। तो सही जवाब इसका अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है, रटने को फ़रोग देता है। क्या अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में अल्फाज की वजाहत करने से क्या होता है, तो क्या होता है, रटने को फ़रोग देता है, ये कट जाएगा।
अक्सर बच्चों को तजब्जुम में डाल देता है, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होता। वक्त की ज़िया, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर अल्फाज को बेहतर समझने में मुआविन होता है। इसका सही जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग भी मिला रहे होंगे, देख लीजिएगा कि कहाँ गलती हो रही कहाँ नहीं। अगर आपको किसी जवाब पर कोई इश्काल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका सही और तशफ़ी बख्शा जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 104 देखेंगे मेरे दोस्तों। ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ खुद को अक्सर कभी कभी नहीं भी एक किरदार के तौर पर पेश करता है, कभी कभी नहीं भी एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता, उसे कहा जाता है, कहानी बयान करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तरगीबी या तौज़ीही, बयानिया, तशरीह। क्या कह रहा है? ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ खुद को अक्सर एक किरदार के तौर पर पेश करता है और ये कहानी बयान करता है। तो कैसा बयान करता है? खुद को किरदार में पेश कर रहा है, तो ये खुद के बारे में बयान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बयानिया तरीका वो कह रहा है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 105 देखेंगे। आप अपने क्लास के तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत क्या होता है? शिरकत की जमा है शराकत को यकीन बनाना चाहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए आप दर्ज झेल में किस तरीके को अपनाएंगे? यानी क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तलबा को, और तमाम बच्चों की तवज्जो मबजूल करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए आप किसको अपनाएंगे? मुजाहिरा, मिसाली खानदगी, क़िराअत, बहस व मुबाहिसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाए। अब क्यों 4 सही होगा मैं आपको बताता चलूँ। 4 इसलिए सही होगा कि जब आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद आप पढ़िए और कहिए कि सुनो तुम लोग, तो वो सुनेगा नहीं, उसकी तवज्जो मबजूल आपकी तरफ नहीं होगी, वो अटेंशन आपकी तरफ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उससे हम कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम हमेशा वो लर्निंग ही प्रभावशाली होता है, वो असबाक ही मुअस्सर होता है जिस सबक में टीचर और बच्चों दोनों की जो है भागीदारी हो, दोनों की हिस्सेदारी हो, तभी वो सबक जो है मुअस्सर होता है, वो क्लासरूम जो है प्रभावशाली होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने क्लास के तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शिराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं। इस मकसद के उसूल के लिए आप दर्ज झेल में किस तरीक़ों को अपनाएंगे? मुजाहिरा, सिर्फ प्रदर्शन करके नहीं, मिसाली खानदगी, क़िराअत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से बहस व मुबाहिसा। इससे क्या करेगा कि बच्चे भी उसमें हिस्सा लेते हैं और टीचर भी हिस्सा लेते हैं, दोनों के हिस्सा लेने से क्लास का मनोरंजन बढ़ता है, बच्चे बहस व मुबाहिसा के जरिए जो है बेहतर तौर पर सीखते हैं। चलिए समझ गए। सवाल नंबर 106 देखेंगे। सवाल नंबर 106 क्या है? एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासिल को सुनता और लफ्ज़ों के माखिज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचानता है। सुनने के इस अमल को क्या कहते हैं? एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासिल, तफसील की जमा है तफासिल, सुनता है और लफ्ज़ों के माखिज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचान। सुनने के इस अमल को क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिंबाती अमल, खत्ती अमल और नीचे से ऊपर का अमल। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासिल को सुनना और लफ्ज़ों के माखिज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचानता है। तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे का अमल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे का। 106 का क्या जवाब हो जाएगा? ऊपर से नीचे का अमल है। क्यों कि आप पहले क्या कर रहे हैं? आप बड़े बड़े जुमलों को सुन रहे हैं और उसको लफ्ज़ों में बदल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? पहले आप बड़े की तरफ गए, उससे छोटों की तरफ गए, तो पता चला पहले आप ऊपर चले गए, वहाँ से नीचे की तरफ। तो ये अमल ऑप्शन नंबर 106 का सही जवाब हो जाएगा। 107 देखेंगे मेरे दोस्तों। दर्ज झेल में कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? पढ़ने के दौरान की सरगर्मी कौन सी है? आमोजगार या आमोजकार कर दिया, हर जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान उसको सही कर लिया। आमोजगार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। आमोजगार क्या करते हैं? जोड़ों में काम करते हैं, एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। आमोजगार शायर की सवानही तफासिल के बारे में बात करते हैं। इससे नहीं होगा, ये कट जाएगा। उस्ताद नए अल्फाज के मानी पूछता है और उनके अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहता है।
आमोजगार कहानी के वाकयात की पेशगोई के लिए बहसो मुबाहसा करते हैं। देखिए दर्ज झेल में कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है, पढ़ने के दौरान की। आमोजगार जोड़ों में काम करते हैं और डिक्शनरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से। आमोजगार कहानी के वाकयात की पेशगोई के लिए बहसो मुबाहसा करते हैं। जब बहसो मुबाहसा करेंगे तो ये इसके पढ़ने के दरमियान जो है ये इसके लिए आपको एक गुफ्तगू हो जाएगा। तो आमोजगार ऑप्शन नंबर इसका 1 भी सही हो सकता है, इसको भी देख लेंगे, और जो है आपका 2, ये दोनों में से दोनों सही हो सकता है। तो इसमें से देखिए आप सीटेट आपके लिए फाइनल आंसर की में कौन सा जवाब पेश करता है। चलिए उसके बाद देखेंगे मेरे दोस्तों, उसके बाद सही जवाब आपका क्या है। 108 देखेंगे। किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते, इसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं, उससे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, यानी इस काम का मकसद क्या है। सवालनामा तैयार करने में उनकी मदद लेना, अपने आमोजगार को ये महसूस कराना कि सवालनामा तैयार करना कितना मुश्किल, ये तो कट ही जाएगा। अपने आमोजगार की तज्जियाती व तनकीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने आमोजगार को अच्छा सवालनामा बनाने वाला, ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी आप बच्चों को कह रहे हैं कि तुम सवाल बनाओ, तो इससे क्या होगा कि बच्चे अगर सवाल बनाने लगेंगे तो वो उसके अंदर उसके तज्जियाती और तनकीदी फ़िक्र को परवान चढ़ेगा। बच्चा जो है खुद से सोचने की फ़िक्र करेगा और ख़ुद से बेहतर सवाल बनाने की कोशिश करेगा, तो यकीनन है कि उनके तख़य्युलात को तरक्की मिलेगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 109 देखेंगे। ज़बान के अंदाज़े क़द्र का मकसद पैमाइश है, उनकी मजमूई या कुल्ली हुसूलियाबी। आमोजगार की ज़बान की हुसूलियाबी, आमोजगार की ज़बान में महारत, अपने हम बोलियों के मुकाबिल में एक आमोजगार किस तरह अपने मंजिल को हासिल करता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आमोजगार की ज़बान में महारत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 110 देखेंगे। तदरीस के मुआविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद है। आमोजगार के आमोजशी माहसले को ज़्यादा करना, क्लासरूम में शोरगुल को कम करना, क्लासरूम में आमोजगार की तवज्जो मबजूल करना, आमोजगार की आमोजशी अमल में मसरूफ़ करना। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी तदरीस के लिए मुआविन इमदादी अशिया यानी जो TLM यूज़ करते हैं उसका असल मकसद क्या होता है, तो क्लासरूम में आमोजगारों की तवज्जो मबजूल करना उसका सही मकसद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 110 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 111 देखेंगे। आपका एक तालिब इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है, उसका कवि इशारा है। एक तालिब इल्म क्या कर रहा है, अपनी पसंदीदा किताब लेता और अक्सर फराहम करदा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता, उसका कवि इशारा। सूतियाती आ गई, तरकीब नवी आ गई, बयानिया की आ गई, इब्तदा पढ़ने का मराला। ये ऑप्शन कट जाएगा आपको, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो हम पेडागोजी के प्रश्न देख लिए और हम जो है नज़्म के जो कहकर प्रश्न आए थे वो भी देख लिए। अब देखेंगे हम इबारात के प्रश्न जो आपके सामने सवालात आ रहे हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मिलाइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए लाइक कर दीजिएगा क्लास को, अगर क्लासेस अच्छी लग रही है शेयर भी कर दीजिएगा आपके जिन्होंने भी जो दोस्त फ्रेंड एग्ज़ाम दिए हैं वो भी, ताकि अपने उर्दू के पेपर को मिला लें। ठीक है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वह दम्मे की मरीज़ थी। किसकी मरीज़ थी, कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। मरीज़ किसकी थी, दम्मे की मरीज़ थी। उस पर अयाज़ की शरारतें अलग। अयाज की एक दिन हस्ब आदत अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका। कहाँ, नसीबा दादी की छत पर। शोर मचाता रहा, लेकिन न तो दादी डंडा लेकर आई न बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें टोका। फिर अयाज ने नसीबा दादी के
पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले, सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज को हैरत हुई, मगर वो अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे पर, कहाँ, सदर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखे हुए थे। जहाँ सदर यानी जहाँ पर सुबह का अखबार, दूध की बोतल जू के तू रखे हुए थे। देखिए ये इबारत पढ़ ली, इसी से हमको जवाब देना है। सही जवाब, नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? तो नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? तो बूढ़ी मुलाजमा रहती थी। देखिए नसीबा दादी के साथ नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी, एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ रहती थी। देख लिए ना इसका राइट आंसर। चलिए अब सही जवाब देखें, आगे देखेंगे। किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी? उनके शौहर का, उनकी माँ का, उनके बेटे का। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुका। देखें यहाँ इबारत में भी देख लेते हैं, शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल, नसीबा दादी का बेटा, उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे? अभी बताया, अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। नसीबा दादी किस बीमारी की मरीजा थी? अभी देखा, दम्मे की मरीज थी। किसकी? दम्मे की मरीज थी। चलिए, अयाज किसके साथ नसीबा दादी के छत पर जा धमका? अपने दोस्त इरफान के साथ जा धमका। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले? तो कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ डाले, कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। अयाज की नज़र अमरूद खाते खाते कहाँ पड़ी? सदर दरवाजे पर पड़ी। कहाँ पड़ी? सदर दरवाजे पर पड़ी। पक्का का मुतजाद क्या होगा? पक्का का मुतजाद उल्टा, मुतजाद जानते हो, कच्चा होगा। ठीक है, शरारत की जमा क्या होगी? शरारत की जमा शरारतें होगी। ठीक है, चलिए हम ये देख लिए जिन्होंने पेपर 2 में अपना भाषा उर्दू में 1 रखा था, ऑप्शन 1 चुना था, उसके लिए पेपर थे, उसका आंसर की मैं बता दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए, आप जिन्होंने पेपर 2 में अपना भाषा 2 चुना, भाषा में ऑप्शन 2 में उर्दू रखा है, उसका हम देखेंगे। चलिए देखिए, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 21 था 150 सिर्फ तभी देंगे उन्होंने जबान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। चलिए देखेंगे फटाफट, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो रहा, जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 121 से 127 तक आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दुनिया में गेंद से खेलने जाने वाले खेलों की तादाद सबसे ज़्यादा, उनकी तारीख भी काफ़ी पुरानी है। एक ज़माना था जब गेंद से कोई वाकिफ़ नहीं था। उस ज़माने में गेंद की जगह पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। धातों का ज़माना आया तो उन धातों ने पत्थरों की जगह ले ली। किसने? धातों ने। लोहा और पीतल आम हो गया, गेंद भी लोहे और पीतल के बनने लगी। गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल पोलो है। देखिए क्या है सबसे पुराना खेल? पोलो है। ये डंडे और गेंद से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? पोलो, डंडे और गेंद से खेला जाता है। तारीख ये बताती है ये खेल ईरान से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ईरान से शुरू हुआ था। वहाँ से मिस्र, हिंदुस्तान और चीन जा पहुँचा। ठीक है, दुनिया में कौन से खेलों की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो क्या है? गेंद से खेले जाने वाले की तादाद क्या है? सबसे ज़्यादा। देखिएगा सवाल। ठीक है, पुराने ज़माने में जब गेंद से लोग वाकिफ़ नहीं तो वही जगह, उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते थे? डंडे, पत्थर, कंकड़, ईंट। तो क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, गेंद से धात के ज़माने में गेंद किससे बनने लगे? तांबा, शीशे, लोहे और स्टील, कालने और लोहे और पीतल से बनने लगे। किससे बनने लगे? लोहे और पीतल से। चलिए 124 सवाल देखें। गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल कौन सा है? पोलो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। अभी हम पढ़े पोलो सबसे पुराना खेल है। ठीक है, पोलो का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? अभी हम पढ़े ईरान से शुरू हुआ था। चलिए, खेल की जमा क्या होगी? तो खेल की जमा खेलों होगी। खेल की जमा खेलों होगी। ज़्यादा का मुतजाद क्या होगा? तो ज़्यादा का मुतजाद कम नहीं होगा, क्या होगा? थोड़ा होगा। ज़्यादा का क्या हो जाएगा? थोड़ा होगा। ठीक है, लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए लिखने की आमोजिश को ज़्यादा का मुतजाद थोड़ा या कम, कम ज़्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इसका ये कट जाएगा, थोड़ा नहीं होगा।
ठीक है ना। लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए लिखने की आमोजिश को कहते हैं। लिखने का पैदावारी तरीक़ा, तज़िया के लिए लिखना, तज़ियाती तहरीर, तख्लीकी तहरीर, लिखने का अमलियाती तरीक़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। लिखने का अमलियाती तरीक़ा यानी लिखने के मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए लिखने की आमोजिश को कहते हैं लिखने का अमलियाती तरीक़ा, जिसमें अमल करके यानी एक्टिविटी के माध्यम से लिखा जाए, वही तरीका सबसे बेहतर है। चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आमोजगार की तरसीली महारतों के अंदाज कद्र की सबसे मौजूद सरगर्मी है रोल प्ले में एक किरदार अदा करना, ऑडियो मतन को सुनना, रद्द जमल का ज़बानी इजहार करना, ये तो कट जाएगा आपको। तस्वीर किताब से किसी एक मंजिर, तस्वीरी किताब से किसी एक, ये भी कट जाएगा आपको। एक मंजर की वजाहत करना, मुतय्यना हालात के लिए तकरीर लिखना, तो ये सब कट जाएगा। राइट ऑप्शन है रोल प्ले में एक किरदार अदा करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 130 देखेंगे। नॉम चॉस्की के मुताबिक इंसानों के पास ज़बान के फ़रोग का है हयातियाती रुझान। क्या है? नॉम चॉस्की के मुताबिक इंसान के पास ज़बान के फ़रोग का हयातियाती रुझान है। तो टेलीग्राफिक सूरत कट जाएगा, तस्वुराती आमोजिश, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं पेडागोजी के प्रश्न में ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट में जो सारे वीडियोस अपलोड हैं वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इब्तदा से स्कूली तालीम का कसीर लसानी तरीक़ा के बुरे नताइज के तदारुक में मुआविन होता है। आमोजिशी नाअहलियाँ, खुद अपनी ज़बान खोने, दरमियान में स्कूल छोड़ देना, कमज़ोरी तरसीली महारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 देखेंगे। आप नया सबक शुरू करने से पहले अपने तलबा को तक़वियत फराहम करने वाली दिलचस्प सरगर्मियों शामिल करते हैं, ये आप करते हैं। बतौर उस्ताद अपना बोझ कम करने के लिए तो कट ही जाएगा। सबक शुरू करने से पहले क्लास में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने, आमोजगारों की तवज्जो हटाने के लिए क्लासरूम के लिए आमोजगारों को तरगीब देने और तैयार करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखेंगे 133 देखें मेरे दोस्तों। तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिश नज़रिया का मानना है कि तमाम आमोजगार ज़बान नहीं सीख सकता, ये कट जाएगा। आमोजिश कुल्ली तौर पर एक नफ्सियाती मजहर है, ये भी कट जाएगा। आमोजिश की तामीरी समाजी तौर पर होती है, आमोजिश इनफरादी खुसूसियत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 134 का देखेंगे सवाल। 134 का, बाज़ औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ ज़बानों के अनासिर को एक जुमले में मिला देते हैं, ये की मिसाल है। ये किसकी? कोड मिलाने की, ये कोड समाजी लिसानियात, कोड बदलने की, बोलियों की, तो ये कोड मिलाने की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 134 का 1 सही हो जाएगा। चलिए 135 देखेंगे। ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाज़ बोलते वक्त तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस मसले पर काबू पाने का एक तरीक़ा है काउंसलर की मदद से बोलने के इलाज का सेशन मुनक़िद करना। ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में तामुल की ज़रूरत होती हो, तलबा से होने वाली गलतियों की इस्लाह, बच्चों की क्लास में पढ़ने की हौसला अफजाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में तामुल की ज़रूरत होती हो। चलिए सवाल नंबर 136 देखें। नावल पढ़ना किसकी मिसाल है? तो बगौर मुताला, गैर मुताला, सरसरी मुताला, तौसीह। नावल जब भी पढ़ेंगे तो वो मुताला तौसीह कहलाता है। सवाल नंबर 137 देखेंगे। किसी मजमून में किसी के इक़्तिबास को नकल करने का बुनियादी मकसद है पेचीदा मसले की वजाहत करना, दूसरे के नज़रिए को पेश करना। राइट ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। मखसूस आदाद व शुमार का तजिया कट जा, मजमून का लहजा मुकर्रर, ये सब कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 138 देखें मेरे दोस्तों। उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक आर्टिकल देता जो कि उनकी ज़बान की सतह से थोड़ा बुलंद है। आमोजगारों को मतन पर मबनी बहुत से काम करने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नाकाबिल फ़हम स्वाद, तफ़हीम के लिए पढ़ना, तफ़हीम मतन के मवाद, आमोजिश मफरूजा, तफ़हीम मतन के लिए पढ़ना। सही आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए 139 देखेंगे। कवायद की तदरीस को बेहतर बनाने में बतौर ख़ास मुफीद है सेहत व क़तियत, ख़ानदगी, अदद शनासी, रवानी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए 140 देखेंगे। कवायद की तदरीस का मकसद आमोजगार को तरसील के काबिल बनाना। दर्ज झेल में कौन इस मकसद से मेल नहीं खाता है?
तो इस मकसद से कौन नहीं मेल खाता है। आमोजगार को ऐसी वाज़ेह हिदायत की ज़रूरत होती है जो कवायद की शक्कों वसी तरसील सियाक से जोड़ सके। मेल नहीं खाता वो देख लीजिएगा, ये तो खाता है। आमोजगारों को सिर्फ उन्हीं पहलू पर दस्तरस हासिल करनी चाहिए जो तरसील के फौरी ज़रूरतों के लिए लाजमी है। गलतियों की इस्लाह हमेशा उस्ताद की पहली जिम्मेदारी नहीं होती। आमोजगार को कवायद के हर पहलू पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। तो ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ये सही जवाब इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से, ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ आपको प्रीवियस पेपर में, ठीक है ना। चलिए देखिए 141, सवाल नंबर 141 देखें। पढ़ने में तय्युनाती इशारे मुआविन हैं जो अल्फाज के सही तलफ़ुज़ के लिए अख़ज़ी माना के अमल में मुआविन होते हैं। अख़ज़ी माना के अमल में क्या होते हैं, मुआविन होते हैं। क़वाइद हैत को निशानज़द करने में, अल्फाज को डी कोड करने में मुआविन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 142 देखेंगे। ज़बान की तदरीस आमोजिश का कौन सा तरीका मानता है कि ज़बान एक आदत है। ताउनी ज़बान की तदरीस, फितरी तरीक़ा, समी लिसानी, तरसीली ज़बान की तदरीस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, फितरी तरीक़ा 142 का। चलिए सब फिर आगे आपको इबारत, इस इबारत को पढ़िए, उसके बाद सही जवाब पर आप पहुँचिए। अमीर खुसरू की कुदरत ने बहुत तेज़ दिमाग अता किया था। अमीर खुसरू को क्या क्या था, कुदरत ने बहुत तेज़ दिमाग अता किया था। फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। देखिए ये चारों ज़बान को याद रखिए, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत वगैरह, उन्हें खूब महारत हासिल थी। वह फ़ारसी के तो बड़े शायर थे ही, साथ ही अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोले जाने वाली ज़बान पर उबूर हासिल था। ज़बान में पहली बार गीत दोहे खुसरू ही ने लिखे। यही ज़बान आगे चलकर ज़बान हिंदवी और उर्दू कहलाई। इसलिए उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा में भी खुसरू बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्हें उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। किसको उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, अमीर खुसरू को। उन्हें हर फन में अपने कमाल के जौहर दिखाए। चलिए सवाल देखेंगे 143 का। अमीर खुसरू को कुदरत ने क्या अता किया था, तो क्या बोलेंगे, बहुत तेज़ हाफजा, बहुत तेज़ ज़हानत, बहुत तेज़ दिमाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अमीर खुसरू को क्या अता किया था, जो है बहुत तेज़ दिमाग अता किया था, ठीक है ना। अमीर खुसरू को कौन सी ज़बान में खूब महारत हासिल थी, कौन सी ज़बान में खूब महारत हासिल थी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 146 देखेंगे। कुदरत तो हासिल थी, कुदरत अमीर खुसरू को अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी में बोली जाने वाली ज़बान पर क्या हासिल था, उबूर हासिल था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उबूर हासिल था। चलिए सवाल नंबर 146 देखेंगे। जिस ज़बान में उन्होंने गीत और दोहे लिखे वह ज़बान आगे चलकर क्या कहलाई। हिंदी और उर्दू खड़ी बोली और ब्रिज भाषा मागधी गुजरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हिंदवी और उर्दू कहलाई। उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा में खुसरू किस हैसियत से जाने जाते थे। उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा में खुसरू किस हैसियत, बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से, अच्छे गीतकार और दोहानिगार की हैसियत से, अच्छे शायर और फ़नकार की हैसियत से, माहिर लिसानियत के। तो बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते थे। देख लेंगे, इस पर थोड़ा डाउट है, इसको अच्छा से समझ लेंगे कि किस नाम से जाने जाते थे वो। बुनियादी कड़ी के नाम से, बहुत आगे चला गया देखिएगा। तो उन्हें खूब महारत हासिल थी और फ़ारसी के तो बड़े शायर थे, अपने वतन हिंदुस्तान बोली जाती थी। उसकी पहली बार गीत और दोहे खुसरू ने लिखे। यही ज़बान आगे चलकर हिंदवी और उर्दू के, इसलिए ज़बान के इर्तिक़ा में खुसरू बुनियादी कड़ी आया ना, बुनियादी कड़ी की हैसियत से, इमाम की हैसियत से जाने जाते थे। चलिए तो सही जवाब हो गया वो भी। चलिए 148 देखेंगे। अमीर खुसरू को कहा जाता है उर्दू का पहला रुबाई को, उर्दू का पहला नज़्म, उर्दू का पहला शायर कहा जाता है किसको, अमीर खुसरू को। चलिए फ़न की जमा क्या है, फ़ुनून। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ़न की जमा फ़ुनून। तेज़ का मुतज़ाद क्या होगा, तेज़ का तो सुस्त होगा, तेज़ का सुस्त मुतज़ाद होगा, ठीक है। चलिए फिर नीचे हुई इबारत को पढ़ना, फिर इसका जवाब देना, ठीक है ना। ये आपको ये हो गया आपका क्वेश्चन। आज के सवालात सब पूरे हो गए, ठीक है। फिर जो है हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लासेस यहीं तक। आप लोगों का
हमारे क्लास में विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोग इसी तरह हमारे क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, तो हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों का हमारे क्लास पर विज़िट करने के लिए।